हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिव शंकर गौतम। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। इससे पहले हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन क्या है कि एक सेल से दो सेल बनना या चार सेल बनना, है ना। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके ये डिवाइड होती रहती है सेल्स, है ना। तो ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन की वजह से ही होती है। चाहे बॉडी में अगर कुछ टूट फूट हो, रिपेयर करना हो, तो भी किससे होगा? सेल डिवीजन होगा, तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो जैसे ऑर्गेनिज्म में जो यंग एज में होते हैं तो क्या होता है, उसमें जो डिवीजन का जो रेट होता है वो हाई होता है, यानी तेज होता है। और जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है तो ये रेट कम होता जाता है और सेल की डेथ ज़्यादा होती है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कि सेल जो है डिवाइड भी करती रहती है, नई सेल भी बनती रहती हैं, और जो पुरानी सेल है उनकी डेथ होती रहती है। तो जब ये बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है, तो उसमें ये रेट जो है ज़्यादा होता है डिवीजन का। तो देखा होगा ये ज़्यादा छोटे बच्चों में क्या होता है कि ग्रोथ तेजी से हमको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनमें सेल डिवीजन ज़्यादा होता है और सेल की डेथ कम होती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ह्यूमंस की बात करें हम, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो लगभग 40-45 तक जब तक यंग रहते हैं, तब तक हमारी जो है सेल डिवीजन का रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है और डेथ कम होती है। इसलिए हमारी बॉडी डेवलप होती रहती है और अच्छी दिखती है, ठीक है ना। तो जैसे ही और फिर वहाँ 40 पे 45 पे जा करके कुछ दिन के लिए वो फिक्स हो जाता है, ना हम घटते हैं ना बढ़ते हैं, तो लगभग ऐसे ही बने रहते हैं कुछ दिन तक। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ डेथ रेट सेल का और ग्रोथ रेट यानी कि डिवीजन जो है लगभग बराबर ही चलता रहता है। फिर जैसे ही और ओल्ड होने लगते हैं, जैसे 50 के बाद क्या होता है कि जो है डेथ रेट बढ़ जाती है और जो है सेल की डेथ ज़्यादा होती है और डिवीजन कम होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बॉडी जो है डैमेज होने लगती है और वीक होने लगती है, यानी कि स्किन आपने देखा होगा कि बॉडी सिकुड़ने लगती है और स्किन जो है झुर्रियाँ बनने लगती है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि ओल्ड एज में पहुँचते पहुँचते जब लास्ट बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है तो बिल्कुल जो ओल्ड पीपल होते हैं वो बिल्कुल एकदम सूख जाते हैं, एकदम कांटा से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। हड्डियाँ जैसा, ढांचा जैसा बन जाता है जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है। तो क्योंकि जो सेल डिवीजन का रेट जो होती है वो कम हो जाती है और सेल डेथ ज़्यादा होने लगती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि सेल डिवीजन का वैल्यू क्या है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम सेल साइकिल देखते हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या। सेल साइकिल क्या है कि सेल का ग्रोथ होना और फिर डिवाइड होना, फिर डिवाइड होने के बाद फिर वो जो सेल है फिर वो ग्रोथ करेगी और फिर डिवाइड करेगी, यही सेल डिवीजन है। एक छोटी मतलब एक इजी वे में कह सकते हैं कि सेल डिवाइड करेगी यानी एक से दो बन गई, है ना, फिर वो डॉटर सेल कहलाती है ना, और डॉटर सेल फिर से ग्रोथ करेगी और फिर वो डिवाइड करेगी। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है और इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल में इधर देखिए, ये मैंने सेल साइकिल का एक ग्राफ जैसा बनाया है, तो इससे समझेंगे। देखो तो इसमें दो फेज होते हैं, है ना, 2 फेजेस होते हैं। एक होता है ये आई फेज और एक होता है जो है एम फेज, ठीक है ना। इधर से एम फेज कहते हैं इसको। एम फेज मतलब डिवीजन फेज, ठीक है। तो इसमें आई फेज में क्या होता है कि ये रेस्टिंग फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्टिंग। इसमें क्या करती है? सेल ग्रोथ करती है, यानी अपने अंदर के जो मटेरियल है, अपने अंदर के सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो उनका इनकी क्वांटिटी बढ़ाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि डिवीजन से ये पहले का फेज है, ठीक है ना। तो अब इसको हमने जिसको हमने कहा आई फेज, ये बड़ा होता है ना, ये ज्यादा टाइम लगाता है, यानी 90% 95% टाइम कंज्यूम करता है ये रेस्टिंग फेज, है ना। क्योंकि इसको तैयारी करनी होती है, इसको प्रिपरेशन करनी होती है, अपने आप को रेडी करना होता है डिवीजन के लिए, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड किया है
थ्री फेजेस में, एक तो है G1 फेज, S फेज और G2 फेज, है ना। I फेज को भी हमने थ्री फेजेस में डिवाइड किया है कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक करके कि G1 फेज में जो सेल होती है वो क्या क्या तैयारियां करती है, क्या क्या प्रिपरेशंस करती है। तो देखो ये जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। ये क्या है? फर्स्ट ग्रोथ फेज या प्री सिंथेटिक फेज, ठीक है। प्री सिंथेटिक क्यों कहते हैं कि इसके आगे वाले फेज में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस होती है, इसलिए ये पहले वाला फेज है, इसलिए प्री सिंथेटिक फेज कह सकते हैं, या प्री एस फेज भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि एस फेज से पहले है। तो इसमें देखिए क्या क्या तैयारी होती है। इसमें सिंथेसिस होती है आरएनए की, प्रोटीन की, अमीनो एसिड की, न्यूक्लियोटाइड और एटीपी बनता है, ठीक है ना। यानी ये अलग तीनों फेज में कुछ न कुछ अलग अलग प्रिपरेशन या तैयारियां करती है सेल। और क्या होता है, और इसमें डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। डुप्लीकेशन कहते हैं कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मतलब बनते जाते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स इसमें डबल हो जाते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब हो गया डबल हो गया, है ना। और क्या हो सकता है, अच्छा ये डबल हो जाते हैं तो यही इसी फेज में ये डिसाइड हो जाता है कि सेल अब डिवीजन के लिए रेडी है और डिवाइड करेगी, ठीक है। तो यहां से आगे फिर जाते हैं तो आता है एस फेज। और एस फेज में क्या होता है, ये मेन इसका याद रखने वाली बात ये है कि ये इसमें सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेती है। तो ये देखा होगा सिंथेसिस फेज भी कहते हैं इसको। तो इसमें मेन सिंथेसिस किसकी होती है? डीएनए की होती है, ठीक है। इसके बाद अच्छा डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए की जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या है इसमें, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है कि जो क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं उसको, यानी डीएनए को कवर किया होता है, ये समझ लो डीएनए को कवर करती है ये हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता, नहीं डबल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये लिख रखा है 2C या 4C। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें क्रोमोसोम की संख्या है वो 2C है, यानी कि इसमें जो डीएनए की मात्रा है वो आधी है और इसमें क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है ना, इसलिए इसको 4C बोल दिया। अब इसके बाद देखिए आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, इसको कहते हैं हम सेकंड ग्रोथ फेज, सेकंड ग्रोथ फेज, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए और ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन किसके लिए जरूरत होती है, क्योंकि ये सेंट्रियोल से निकलते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, क्योंकि ये जाकर के क्रोमोसोम्स के काइनेटिक कोर से जाके अटैच हो जाते हैं और आधे आधे क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स पे खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो G2 फेज में क्या होगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी, आरएनए भी बनेगा, और डुप्लीकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, और इसमें जो पर्टिकुलर 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको याद रखना, ये G2 फेज में इनका डुप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। शॉर्ट में इनको बोल दिया हमने GMC से याद रखना, है ना। KGMC है ना कॉलेज, तो KGMC से याद रखना कि GMC जो है इसमें गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 जो ऑर्गेनल्स हैं इसमें डुप्लीकेशन होता है G2 फेज में, ठीक है। अब ये हो गया इंटरफेज। यहाँ सेल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और सारा जो ऑर्गेनल्स हैं उनको डबल कर लिया, जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लिया। अब इसके बाद शुरू होता है कैरियोकाइनेसिस, है ना। अब ये M फेज है पूरा, यहाँ से यहाँ तक अगर हमने यहाँ से देखो यहाँ से दिखा दिया है, ये M फेज है, यानी डिविजनल फेज है ना। तो डिविजनल फेज है तो इसमें भी 2 फेज हो गए, एक तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस और ये हो गया साइटोकाइनेसिस, है ना। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि कैरियन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि अंदर के जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हुआ इस तरह। तो इसके भी कई फेज हैं। देखो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन फेजेस को हम अभी अलग से करेंगे डिस्कस जब ये
माइटोसिस और मियोसिस को अलग अलग पढ़ेंगे, तब इनको भी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लो कि कैरियोकाइनेसिस होता है और उसमें ये फेजेस होते हैं, कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज पे आकर के ये अलग अलग पोल्स पे क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं, है ना, आगे आगे। इसके बाद जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का, ये तो हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन, और ये है सेल का डिवीजन। फिर उसके बाद सेल में दोनों तरह से, एक में तो फरो मेथड होता है, और फरो मेथड होता है प्लांट्स के अंदर, सॉरी एनिमल्स के अंदर, और जो सेल प्लेट मेथड होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है। दो तरह, अलग अलग तरह से ये साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो व्यू हमने बताया है, ये बताया है सेल साइकिल का। सेल साइकिल में यही चक्र चलता है। यहाँ से साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो फिर ये सेल क्या हो जाएगी? डॉटर सेल्स 2 बन जाएंगी, एक से 2 बन जाएंगी, और ये फिर डॉटर सेल भी फिर ये इस आई फेज में चले जाएगी। आई फेज में ये अपना ग्रोथ करके फिर यहाँ पे फिर एम फेज में आ जाएगी, फिर डिवाइड कर दी। यही चक्र चलता रहता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है ना। अब देखिए, जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन, वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है ना। तो माइटोसिस को हम कहते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसको समसूत्री। क्या बोलते हैं? समसूत्री। और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री हिंदी में। हिंदी इसलिए बता रहा हूं, हिंदी से एकदम क्लियर हो रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन और यह है समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब सूत्र होता है, गुणसूत्र बोलते हैं हम, क्रोमोसोम्स को बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र अगर सम है, सम का मतलब जो पेरेंट सेल के अंदर है वही डॉटर सेल में है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में है, तो उसको हम कहेंगे माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन। और अगर पेरेंट सेल से और आधे रह जाते हैं, है ना, तो इसको कहेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, ठीक है। तो ये देखो हमने लिखा भी था, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब हो गया समसूत्री विभाजन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी जो नंबर होता है वो सेम रहता है पेरेंट सेल के, ठीक, बदलता नहीं है। दूसरा एक चीज याद रखना, इन दोनों में क्या अंतर है कि इसमें जो सेल बनेगी माइटोसिस से, वो एक सेल से, यानी कि एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएगी। और इसमें जो 2n है, यस, इसमें भी 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल है ये, और डिप्लॉइड सेल से जो डिवाइड होकर के 2 सेल बनेगी वो भी डिप्लॉइड होंगी। अगर ये हैप्लॉइड है तो इसमें हैप्लॉइड बनेगी। अच्छा, ये माइटोसिस होता है वो दोनों तरह के सेल्स में हो सकता है, डिप्लॉइड में भी और हैप्लॉइड में भी। अच्छा, इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा मियोसिस में, ये जो एक सेल है जैसे 2n है, 2n का मतलब डुप्लीकेट है, हमने मतलब डिप्लॉइड है, और इससे बनेंगी कितनी? 4 सेल, इससे 4 बनेंगी, और चारों में क्या होगा? n हो जाएगा। यहाँ 2n था, यहाँ n हो गया। n यहाँ का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम की जो नंबर है वो हाफ रह जाती है, ठीक है ना, हाफ रह जाता है। यानी इसमें 2 सेल बनेंगी एक से, और इसमें बनेंगी 4 सेल, यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी जो पेरेंट सेल में है, और इसके अंदर जो है क्रोमोसोम की संख्या वो आधी रह जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरी बात ये हमने बताया कि ये जो होता है, एक चीज सुनो कि माइटोसिस जो होता है वो कहाँ होता है बॉडी के अंदर, तो ये याद रखना कि माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है, यानी पूरी बॉडी में जहां भी ग्रोथ की या रिपेयर की जहां जरूरत होती है, तो वहां पे जो है सेल माइटोसिस से डिवाइड होती है, माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है ना, सोमेटिक सेल्स में। और मियोसिस जो होता है पूरी बॉडी में, तो माइटोसिस हो रहा है केवल एक जगह को छोड़कर, कहाँ कि जनन कोशिकाओं में, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर केवल मियोसिस होता है, बाकी पूरी बॉडी में माइटोसिस होता है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ होती हैं? जैसे ह्यूमन की बात करें तो जो हमारे जो टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस के अंदर
जो है जेनेटिक्स वो सॉरी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं। और हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सा है? स्पर्म्स होते हैं, है ना। तो इसी तरह से फीमेल में भी ओवा बनता है जो कि ओवरी के अंदर बनता है। तो ओवरी में या टेस्टिस में बात करें तो वहां ही केवल मियोसिस दिखाई देगा, बाकी पूरी बॉडी में कहीं भी मियोसिस नहीं होता है। फिर वहां डिवीजन होता है माइटोसिस। तो इससे क्लियर हो गया कि जो ग्रोथ होती है बॉडी की और या बॉडी की जो टूट फूट है या जो रिपेयर का काम होता है वो किसकी वजह से होता है? माइटोसिस डिवीजन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो और इसके बाद ये देखो, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन प्लांट्स, यानी माइटोसिस का जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने प्लांट्स में और फ्लेमिंग ने एनिमल्स सेल में, ठीक है ना। प्लांट सेल में किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने, और एनिमल सेल में फ्लेमिंग ने, ये याद रखना है, ठीक है। और टर्म जो है जो माइटोसिस जो टर्म दिया था वो दिया था फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग की दोनों बातें याद रखना, एक तो इन्होंने माइटोसिस टर्म दिया था और दूसरा एनिमल के अंदर माइटोसिस को देखा था। और प्लांट्स की बात करें तो स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। अब आइए मियोसिस के में देखते हैं कि ये बात तो हमने बता दी कि ये डिप्लॉइड सेल्स में होता है। मियोसिस का होगा केवल डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि भाई जब हैप्लॉइड होगा तो उसमें से क्या आधा होगा? इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम आधे होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। जब खुद पहले से ही एक होगा तो उससे उसका क्या आधा होगा, है ना। तो ये इसीलिए इसको याद रखना, ये डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही होते हैं। डिप्लॉइड से मैं जब डिवीजन क्या होगा? हैप्लॉइड बन जाएगा। अब हैप्लॉइड का भी हैप्लॉइड नहीं होता है ना, ठीक। तो और इसके अंदर क्या होता है कि वन टाइम कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो एक ही बार होता है, और 2 टाइम्स इसमें साइटोकाइनेसिस होती है। ये याद रखना, कहीं आ जाए तो देख लेना। और ये चीज तो हमने बताई थी कि ये क्या कहाँ होती है, ये जो डिवीजन होता है कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, ठीक है ना। तो आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। चीज और हम बता दें, वैसे तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये कैसे चलता है साइकिल, कि G1, S, G2 और M। अगर आप कोई सेल साइकिल का रिप्रेजेंटेशन आपसे मांगे कि रिप्रेजेंट करो इसको एक ग्राफ, मतलब एक फ्लो चार्ट में, तो सेल साइकिल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका देखिए यहाँ G1, सॉरी यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, यही लिख देते हैं G1, S, G2 और M, ये इसका क्रम होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है और इनको आगे पीछे करके लिख देते हैं। तो ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा? G1, S, G2 और M। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि M पहले लिख सकते हैं, M, G1, S और G2। अगर ये दोनों में से कोई भी अगर क्रम दिखाई देता है तो दोनों ही कैसे होंगे? ठीक होंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस को अलग से, ठीक है। थैंक यू।